अगर नाहे गरम जल, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। अगर नहावे, नहावे मतलब स्नान करना, अगर नहावे गरम जल तन मन हो कमजोर। अगर नहावे गरम जल तन मन हो कमजोर, नयन ज्योति कमजोर हो, नयन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहु ओर, शक्ति घटे चहु ओर। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आपका तन भी कमजोर होगा और आपका मन भी कमजोर होगा। अगर आपकी नयन ज्योति कमजोर हो रही है तो निश्चित मान के चलना उस नयन ज्योति की कमजोरी में प्रमुख कारण है गर्म पानी से स्नान। इसलिए आप ये मत डरिए कि ठंड है तो हम गर्म पानी से नहाए, नहीं। पहला मग्गा आपको गर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा है उसके बाद वो अपने आप वो जो गर्म पानी है, मतलब वो जो ठंडा पानी है, वो भी गर्म लगने लगेगा। और हम आपको बताएं, जिनके घर में कुएं हैं या जिनके घर में हेडपंप जेट पंप है, तो वो उस वक्त जब वो पानी लेंगे तो वो जो जल है आप जब ताजा कुएं का निकालेंगे तो निश्चित मान के चलना वो जो ताजे जल से आप स्नान करेंगे, अनेक प्रकार की औषधियों का काम करता है वो ताजा जल। जब आप जेट पंप, अगर नहीं है कुआं आपके पास, हेड पंप है या जेट पंप है, तो आप ताजा ऐसी व्यवस्था करें कि ताजे से नहाएं। तो आप ताजे से नहाएंगे तो निश्चित मान के चलना आप तरोताजा हो जाएंगे। और आप अगर मान लीजिए ताजे से नहीं नहा पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ठंडे से नहाएं, गर्म पानी से कभी भी नहीं नहाएं। गर्म पानी से नहाने के माध्यम से निश्चित शरीर में अनेक प्रकार की वात व्याधियां होती है, आंखें कमजोर हो जाती है और आपकी शक्ति घट जाती है। आप अनुभव करना, एक बार गर्म पानी से नहाना और एक बार ठंडे से नहाना, दोनों का अनुभव देखना, हमारी शरीर की शक्ति और तरोताजगी किसमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप अनुभव करेंगे ठंडे पानी से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बताने वाला था मैं आपको कि जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे, सुनना बहुत ध्यान से, नहीं आवाज गूंज रही है ऐसा लग रहा है। जब आप ठंडे पानी से नहाए तो एक प्रैक्टिकली आपको बात बता रहा हूं, जो चीज जो क्रिया होनी चाहिए, जो व्यक्ति ठंडे पानी से नहाता है वो कभी भी उसको बुखार नहीं आएगा, उसको कभी भी मलेरिया से पीड़ित नहीं होगा, कभी भी डेंगू नहीं होगा उसको। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ठंडे पानी से नहाने के लिए। जैसे ही ठंडे पानी आएगी उस ठंडे पानी की सिहरन से ही पूरे एक एक उसमें कांटे उड़ जाएंगे। आप करके देखना, पहला मग्गा डालना, पूरे शरीर में कांटे उड़ जाएंगे और ऐसे कांटे उड़ जाएंगे, उन कांटों के माध्यम से शरीर के रोमकूप खुल जाते हैं और शरीर के रोमकूप में वो जल अंदर पहुंचता है और उस रोमकूप के माध्यम से आप मान के चलना जितने भी टॉक्सिन से बाहर होते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, आप देखना, पहला मग्गा जैसे डालोगे पूरे के पूरे कांटे उठ जाना, क्या बोलते हो आप उसको, कांटे उठ जाना बोलते हो, है ना, मतलब चमड़ी आपकी फुल सी जाएगी। वो फुलना नहीं है, वो बाहर निकलते हैं पूरे टॉक्सिन्स, तो आप उसे डरे नहीं, वो निकलना चाहिए, शरीर के लाभकारी है। हमें मलेरिया क्यों आता है, हमें बुखार क्यों आता है? बुखार आचार्य जी बोलते थे इसलिए आता है क्योंकि आप बुखार उतरता किससे, मैं आपसे पूछता हूं, बुखार उतरने के लिए क्या होता है? पसीना आना। पसीना आना मतलब पूरे रोमकूप खुलना। अब जब भी बुखार उतरेगा तो रोमकूप खुलेंगे, पसीना आएगा तो बुखार जो है वो हमारा चला जाएगा। तो उस एक मग्गा 4 मग्गे के माध्यम से पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन उस वक्त शरीर का प्रत्येक ऑक्सीजन जब शरीर में पहुंचती है उसी के माध्यम से आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो निश्चित मान के चलना, जो मैंने 9 बोली है बहुत काम की बोली है, आप गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाएं। गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए हानिकारक है। वो आपको तरोताजा, आप डर रहे हैं लेकिन डरे नहीं, आप बिल्कुल नहीं आपके यहाँ कुआं, नहीं आपके यहाँ हेडपंप, नहीं आपके यहाँ जेट पंप, तो कोई बात नहीं, अब उससे भी नहाएं तो आप इतना कर सकते हो, वो अलग से पानी रख लें। लेकिन आजकल टंकी खोली और वो वाला मामला है,
तो वो वाले मामले से भी नहीं डरें, बिल्कुल नहीं डरें। लेकिन आप खाएं नहाएं तो कैसे नहाएं? वैसे मुझे नहाने का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, स्वास्थ्य श्रृंखला चल रही है, और स्वास्थ्य श्रृंखला में अब आप लोग स्वस्थ रहें इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हम तो नहाते नहीं, आप बोलो महाराज आप तो नहाते नहीं हो, लेकिन नहाने की बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, नहाने का तरीका तो उपदेश तो दे सकता हूं मैं, उसमें कोई बाधा नहीं है कि भैया इस प्रकार से आप अगर आप नहाएंगे। अब आप प्रैक्टिकली नियम लें कि महाराज जी इस ठंडरे नहीं, सर्दी हो जाएगी, कब जमा हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल। और जिनको लगता है सर्दी खांसी कफ वाला मामला है, वो ताजे पानी से करें, कुछ नहीं होने वाला है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। पर निडर होके ठंडे पानी से आप स्नान करें, सचमुच में आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, साथ साथ में आंखों की ज्योति मजबूत और बढ़ेगी। और आप गर्म पानी से नहाएंगे, आपकी आंखों की ज्योति दिन पर दिन समाप्त तो होती चले जाएगी। ये आपके बीच में मैंने बात रखिएगी, तो ये बहुत ध्यान से रखना। अगर नहाए गर्म जल, तन मन हो कमजोर, नैन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहु और। इसको ध्यान रखना। और अपनी वो बात बहुत सुंदर सी चल रही थी कि क्या खाना, और ये जो कल एक माँ ने मुझसे बात बोल दी थी, उस बात का मैं समर्थन, माँ ने बीच में प्रश्न पूछ लिया था हमारी अध्यक्षा महोदय ने कि दही खाएंगे और दही इस समय बोल दिया और जीरे का मना कर दिया, तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो मैंने उपचार बताया था, आपने मेरी उपचार की, मैंने कल सोचा, तो फिर उसके बाद ये जो उपचार मैंने बताया था, क्या बताया था, अभी जो बता रहा हूं वो उपचार कैसे बता रहा हूं मैं। अति सेवन कर लिया, दही का अति सेवन कर लिया और उससे कोई विकृति आ गई शरीर में, दही अति सेवन कर रहे हो आप और उससे विकृति आ गई, जैसे मैंने बोला मैं मक्का ही मक्का खाऊंगा तो आप घी दो, तो अति सेवन और एक ही चीज का सेवन ज्यादा मात्रा में कर रहे हो, उसके इलाज के लिए फिर आपको ये करना चाहिए, उसके साथ ये खाना चाहिए। तो अब अति मत खाओ, अभी हाल 1 महीना जिस दिन जब जीरे को मना किया तब अति मत खाओ, सामान्य से खा सकते हो, ये उसका है। तो ये जो चल रही है, अभी हमारी टॉपिक चल रही है, आप किसी चीज का आपने अति सेवन कर लिया है और उसके माध्यम से विकृति शरीर में आ गई है, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि दही के साथ फिर आपको क्या करना है। तो बोले जीरा लेना है, लेकिन अभी नहीं लेना है जीरा, ये तो निश्चित है। अभी जीरे का क्या है, अगन में जीरा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, कल मैंने जौ तक बात बता दी थी, गेहूं की बात बता दी थी, नहीं बताई थी, बताई थी। गेहूं के साथ क्या लेना है, सबसे उत्कृष्ट अन्न है। और बस यही है कि थोड़ा स्वाद ठीक नहीं होता, उसकी रोटी अच्छे से बन नहीं पाती है, इसलिए आप लोग नहीं लेते हैं। लेकिन देसी अनाज है जो, और इतना शीतल है वो, और इतना तपती कारक है वो, और इतना बल कारक है वो, तो आप जौ को ज्यादा से ज्यादा ले। लेकिन कफ कारक है वो, कफ प्रकृति वाले उसको कैसे लें, तो उसमें कैसे लेना है, उसमें लेना है आपको हल्दी डालकर लेना है। जो जब भी ले उसमें हल्दी की मात्रा लें, जो जब भी ले तो उसमें सरसों का पाउडर करके थोड़ा डाल दें। सरसों आती है ना, सरसों, उस सरसों का थोड़ा सा, और अगर हो तो हल्का सा तेल भी आप दे सकते हैं। तो जब भी जो लें, कफकारक होता है तो हल्दी और सरसों आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें जीरा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, जीरा कैसे प्रयोग करना है, जीरा सेक कर प्रयोग करना है। कच्चा जीरा ठंडा और सिका जीरा गर्मी करता है, तो इसमें आपको जीरे को डालना कैसे, सेक के डालना है, ताकि क्या है उसकी ठंडक खत्म हो। तो जीरा सेक के डालना है, सरसों के बीज डालना है, ध्यान रखना, और क्या डालना है, हल्दी डालना है। इससे जो वो जो है उसका जो कफपना है वो समाप्त हो जाएगा। देखो ये संयोग आप अगर समझ लोगे तो आपको आवश्यकता नहीं रहेगी औषधि की। क्या बताया संयोग मैंने, जो लेना है बहुत अच्छे से लेना है। क्या डालना है, कफ को नाश, कफ कारक होता है वो, तो हल्दी हल्की सी डालना है, सरसों के बीज डालना है, जीरा सेक के डालना है ना। तो ये जौ के बाद क्या है, जौ के बाद आपसे बोल रहा हूं गेहूं हर घर में बनता है। मैं तो पहली बात कह रहा हूं गेहूं को खाना ही नहीं, क्योंकि गेहूं जो है वो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है, फिर भी वो बंद नहीं हो सकता है। हम गेहूं के आदी हो चुके हैं, मतलब हमारी बॉडी बचपन से गेहूं खा रही है तो एडजस्ट हो चुकी है गेहूं के साथ। अब आप गेहूं खा रहे हैं, वो भी कफकारक होता है। तो एक वैद्य जी की बात तो बताई थी, लेकिन खुद बता रहा हूं आपको, प्रत्येक गेहूं की रोटी पर हल्का सा जैसे नमक लगाते हैं वैसे सौंठ बुरके आप, वो रोटी पच जाएगी, उसका कफ पूरा समाप्त हो जाएगा। तो गेहूं की रोटी के साथ क्या लगाना चाहिए, सौंठ। लेकिन ध्यान रखना, पूरे आहार में 1 चम्मच से अधिक सौंठ नहीं, छोटी चम्मच से, चाय वाली स्पून छोटी वाली, उससे अधिक नहीं।
उतना पूरे ग्रास में, और उससे भी कम में काम, आधी चम्मच में काम हो जाएगा आपका। आधी चम्मच सौंठ इसी प्रकार से लेना है। गेहूं की रोटी पर जैसे घी लगाते हो आप, ऐसे जीरावण लगाते हो आप, ऐसे आप सौंठ लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक वेद जी, बहुत बड़े वेद जी मेरे पास आए थे डोंगरगढ़ में, उन्होंने कहा था आप महाराज जी जितने भी मुनिराज हैं, जितनी भी आर्यका माता जी, सबको सौंठ चलाओ हर ग्रास पर, बड़ी लाभकारी है सौंठ। अलग से आप दो। आटे वाला तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं था, अब अगर आटे वाला करना हो तो आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा था अलग से आप बिल्कुल नमक जैसे बुरको, तो आप सौंठ उससे लेंगे तो उसका बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं का तोड़ है ये, ठीक। अब चावल, ये भी कफकारक है, और चावल को लेना है, चावल को अधिक मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं। आपको हम बताएं, चावल आंव को बनाता है। एक बार एक महाराज जी और हम लोगों ने, मोटा होना है, अगर आपको मोटा होना है ना तो आप चावल ही चावल का सेवन करें, आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन उससे डाइजेशन खराब हो जाता है, उससे आंव की शिकायत हो जाती है। लगभग 4 महीना मैंने कुछ नहीं खाया। क्या खाया? क्योंकि बार बार लोग पतले हो पतले हो पतले हो पतले हो, तो मैंने चावल का सेवन किया। सिर्फ आहार में 3, साढ़े 3, 4 महीना लगभग चावल ही चावल लिया, कुछ नहीं, सिर्फ चावल ही चावल, चावल ही चावल। तो अब वो चावल से हुआ क्या, होता क्या, लेकिन ध्यान रखना, चावल अधिक मात्रा में लोगे डाइजेशन समाप्त। आपकी प्रकृति वैसी नहीं है कि आप चावल को कर पाओ। जठराग्नि बंद कर देता, कफ कारक होता है, उससे आंव की शिकायत बढ़ जाती है। अब क्या करना है, गलती तो कर ली, अनुभव था नहीं, चावल ले लिया। चावल लेना है अधिक मात्रा में, अति मात्रा वाला मामला चल रहा है, ध्यान रखना है ना, अति मात्रा। लौंग और काली मिर्च लेना, लौंग और काली मिर्च के साथ। और वैसे मैंने देखा है जो पुलाव बनता है उसमें लौंग भी डलती है, काली मिर्च डालना चाहिए। बिना लौंग के, बिना काली मिर्च के चावल नहीं खाना। तो वो लौंग के साथ काली मिर्च आप डाल के, लौंग अगर आपके डाल के खा रहे हो, बहुत सुंदर है, उससे वो चावल पच जाएगा, कफ नहीं पैदा करेगा, जठराग्नि को मंद नहीं करेगा। अगर अधिक मात्रा में आपने चावल लिया तो जठराग्नि बंद हो जाएगी, थोड़ा बहुत में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चावल के साथ क्या खाना है, लौंग और काली मिर्च। इन सबको आप बिल्कुल नोट करते चलें, बहुत अनुभव की और बहुत अच्छी बात है आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। उसके बाद सब्जियां आप लेते हैं, बिना सब्जी के आपका जीवन नहीं होता है। लेकिन ये सब्जियां 2 नुकसान पहुंचाती है। आचार्य भी मना करते थे कि जितनी हरी सब्जियां हैं वात कारक होती है और अफरा को कराने वाली होती है। वात बढ़ता है सब्जियों से और अफरा करती है। और उसमें भी मैं सब्जी कौन सी कह रहा हूं, फली वाली। कौन सी? पहले फली वाली बोल रहा हूं मैं, फली वालों का बोल रहा हूं, वो वात कारक होती है और वो अफरा कराती है। ग्वार फल्ली, चतुर्फल्ली, ठीक है ना, और कौन कौन सी आती है, जितनी भी फल्ली आती हैं सब ले लेना, जिसमें बीज रहते हैं ना, वो वाली। अब उनको खाना है। 2 मैंने बताया था, वो चूल्हे की हो एक शर्त, चूल्हे की हो एक शर्त। बहुत अच्छा, कल एक बता दूं, बीच में भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। कल उषा माँ ने, रायपुर वाली माँ ने, इतना सुंदर चूल्हा बनाया है। और वो चूल्हा कैसा, गैस जैसा, 5 उसमें स्टोव बने, और इतना सरल तरीका भी उसमें बनाने का है। आप बना सकते हो और उसको कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं कि मान लो अभी विवाह हुआ है, ठीक है ना, तो विवाह हुआ है तो अब विवाह में आपको गिफ्ट ही देना है नई बेटे बहू को, तो क्या गिफ्ट दो? तो आप वो जो चूल्हा है सीख लो और वो चूल्हा बनवा के बहू को दो, उससे कहो उससे रोटी बना के खिलाना है, गैस से नहीं बुलाना है, ठीक है ना। वो बाजू में बैठी चाची है ना, वो चाची बैठी ना, चाची का कहना है कि अब वो नई बहू है ना, आपको ये गिफ्ट देना है। वो जो 5 चूल्हे वाला बहुत सुंदर चूल्हा मैंने देखा है, आपको वही गिफ्ट देना है। और उससे बोलना उसकी रोटी खाने हम आएंगे, और उसकी रोटी बनाना तो महाराज जी भी आएंगे, ठीक है ना। उसी की रोटी बना के खिलाना तो महाराज जी भी आएंगे। तो चूल्हा आप गिफ्ट कर देना, बनाने की पूरी स्कीम वो बता देंगे। बहुत सुंदर चूल्हा, 5 गैस जैसा चूल्हा है वो, और आपका घर काला नहीं होगा, बहुत सुंदर पाइप लगा है, सीधे पाइप को बाहर कर देना, ठीक। आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से। आप बिल्कुल जल्दी जल्दी तैयार कर देंगे, ताकि हम भी अगर उनको मौका मिल जाएगा तो हम चले आएंगे। नहीं आएंगे? बुलाना नहीं बुलाना? हे महाराज जो नमोस्तु नमोस्तु करना है, ठीक है, करना है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो आप सब्जी खाएं, कौन सी, बीज वाली, उसको चूल्हे वाली ही लेना, तो वो वात नहीं करेगी। चूल्हे पर पूरी पकेगी, प्रॉपरली पकेगी, कम आंच में पकेगी, तो वात कारक नहीं होगी। बिल्कुल आप ले सकते हैं। और अब अगर वो वात कारक चीजें ले रहे हैं तो क्या लेना है, उसमें 3 चीजें मिलाना है। लौंग उस सब्जी में, काली मिर्च और लाल मिर्च। वात कारक है लौंग,
काली मिर्च और लाल मिर्च, ये आपको उसमें बहुत अच्छे से डालना है। ठीक, तो ये सब्जी फल वाली हो गई। अब सलाद, वो भी वात कारक होता है। जितने भी आप सलाद लेते हैं, मतलब टमाटर है, ककड़ी है ना, और भी जो सलाद लेते हैं वो लेते हैं, तो ये सलाद भी वात को पैदा करने वाले हैं। इनके साथ क्या लेना है? जैतून का तेल। ये बिल्कुल अलग बात बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन सचमुच में खाने योग्य है जैतून। ऐसा नहीं कि असेव्य है, वो भी एक प्रकार ड्राई फ्रूट्स ही है जैतून। तो आप जैतून का तेल लगाते हैं, लेकिन जो लोग हरी सलाद लेते हैं उनके लिए जैतून का तेल और उस सलाद में नींबू का रस ले। जैसे ककड़ी आपने लिएगी, है ना, और भी लिए नींबू का रस थोड़ा सा मिला दे, तो नींबू का रस और जैतून का तेल आप लेंगे, वो जो सलाद आपने लिया है वो सलाद आपको वात नहीं करेगा। नहीं तो वही वात करेगा, वही घुटना दर्द कराएगा, वही आपको रीढ़ में दर्द कराएगा, वही गैप कराएगा, वही माइग्रेन का कारण बनेगा। वात बहुत ज्यादा बढ़ती है, जैसे ही आपके शरीर में वात बढ़ी वैसे ही दर्द चालू हो जाएंगे, वात इकट्ठी हो जाएगी। तो वात को नाश करना होगा। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो जैतून का तेल लें और नींबू का रस के साथ उसका सेवन करें, तो वात पूरी शमन हो जाएगी, तो आपको कोई भी दर्द पीड़ा नहीं होगी। और जो लोग दर्द से पीड़ित है वो बिना इसके खाए ही नहीं, जो दर्द से पीड़ित है, नहीं तो वात करेगा, दर्द बढ़ेगा। फिर आप बोलते हो कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप हरे चने की सब्जी खाएं, जो हरा चना आता है ना, छोला बोलते हैं, क्या करते हैं, ये आप उसमें नींबू का रस लें। बिना नींबू के रस के छोले की सब्जी नहीं खाना, और वो छोले की सब्जी चूल्हे वाली हो, आपको नुकसान नहीं करेगी, लाभकारी हो जाएगी। चूल्हे वाली होगी तो पूरी बिल्कुल वो प्रॉपर सीजेगी, गैस वाली नहीं। और उसमें आप नींबू का रस डाल लेना, और अगर फ्राई करना है तो जैतून के तेल से फ्राई करना उसको आप। वो वही सब्जी जो है वो अमृत का काम करेगी, वही चना है, वात नहीं करेगी, वही आपके दर्द पीड़ा कष्ट में जो है वो लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। पर लेने का जो तरीका बता रहा हूँ, बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो ये है। तो मैं तो कह रहा हूँ जितनी बहुएं हैं जिनको भोजन बनाना है वो तो रोज आए सुनने अभी वाले प्रवचन, ताकि भोजन बनाना सीख जाए। ठीक, फिर उसके बाद टमाटर सबको लेना है। बिना टमाटर ग्रेवी के, बिना टमाटर के आपका भोजन ही अंदर नहीं जाता है। ठीक है ना, जिनका हरि का त्याग है उनको भी चोरी से टमाटर चला दिया जाता है। तो टमाटर, इस टमाटर में क्या होता है, एक कफकारक होता है। इस टमाटर में, आप उल्टी बात बोल रहा हूं, बिल्कुल है ये टमाटर कैसा, खट्टा है, खट्टा, लेकिन इस टमाटर में भी आप नींबू डालें। उल्टी बात बोल रहा हूं बिल्कुल एकदम। वात को हमें समन करना है, कफ को समन करना है, और सिका जीरा डालें। जीरा कौन सा, सिका हुआ जीरा इसमें डालना है आपको। और क्या डालना है, इसमें हल्का सा नींबू भी डालना है। तो ये जो टमाटर है, इस टमाटर का दोष भी शमन हो जाएगा। ये टमाटर की बात हो गई। फिर उसके बाद मक्खन आप लेते हैं, है ना, जो मक्खन कहना चाहिए, मक्खन लेना, या फल आदि ले रहे हैं, नाशपाती आदि ले रहे हैं, इनका अगर आप सेवन करें तो मक्खन है, फल है, ये जो है ये भी कफकारक होते हैं। मक्खन वैसे मेरे ख्याल से अपने यहाँ तो नहीं चलता है, लेकिन नहीं, अपने यहाँ भले ही नहीं चलता है, लेकिन अन्य जो जगह है मक्खन को बहुत चाव से खाया जाता है। मक्खन समझ रहे किसको बोलते हैं, मलाई, वो जो दही के अंदर या मलाई के अंदर शायद जो निकलता है, उसको हमने तो नहीं खाया है, जो मुझे तो नहीं पता क्या होता है, बिलोवा, दही की बिलोवा निकलता है, उसको मक्खन बोला जाता है। और फल और नाशपाती, ये नाशपाती विशेष रूप से ये कफकारक होती है। तो इसके साथ भी आपको क्या लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का सेवन करना है, नींबू और काली मिर्च। ये जब भी लें आप, नींबू लें, काली मिर्च लें, मतलब मक्खन के साथ नींबू नहीं लेना है, मतलब उस वक्त बाद में नींबू का सेवन किसी वस्तु में लाकर कर लें, काली मिर्च का सेवन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मक्खन व नाशपाती हो गया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं केला। केले के लिए कल मैंने बताया था पुष्टिकार की, मतलब क्या सेवन करना है, घी, तो बलवर्धक है। केला लेंगे तो बलकारी है। और नई युवा पीढ़ी है उनको तो केला देना चाहिए और घी के साथ देना चाहिए। मतलब जो लोग, जिनके शरीर बनाने की जिनकी अपेक्षा है, जिनको लगता है कि हमें बॉडी को बहुत अच्छे से बनाना है, उन नई युवा पीढ़ी के लिए तो आपको केला और घी देना ही चाहिए। अब अधिक मात्रा में केला दे रहे हैं तो कफकारक होता है, उसको पचाने के लिए तो पहले बता ही दिया था, वो कौन सी है, इलायची। आप इलायची का सेवन अवश्य कराएं केले के साथ, ठीक है ना, तो वो जो केला है वो व्यवस्थित रूप से पच जाएगा। और
केले का मैंने बता दिया था, एक पूरा ट्रीटमेंट कैसे केले का था कल। नहीं, घी कैसे डालेंगे? केला लिया, उस केले के अंदर केले को मैश किया और घी डाल दिया। हाँ, आपको हम बताएं, जिनको मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पर वेद जी ने बताया था, मैं एक बार देख लूँगा, पर मुझे याद है, जिनको आहार के बाद सोच जाना पड़ता है, मैं देखूंगा, मुझे याद तो है, शायद उसमें 2 चीज़ मिलाते थे, इलायची और एक और चीज़ मिलाते थे, मैं बता, घी और एक और चीज़ थी, 3 चीज़ मिलती थी। नहीं, अब तो वो मैं बता रहा हूँ, जिनको आहार के बाद सोच जाना पड़ता है एकदम, उनके लिए वैद्य जी बता के गए थे, सुशील जी वैद्य जयपुर, ये उपचार बता के गए थे। मैं देख लूंगा, वो लिखा हुआ होगा उपचार, जब उपचार बताऊंगा तो मैं अभी हाल डायरी नहीं है मेरे पास, तो वो भी प्रयोग केले से याद आ गया। आहार के पहले आप वो ले लो, आपको सोच जाना ही नहीं पड़ेगा। जिनको सोच की एकदम शिकायत हो जाती है कि आहार के जस्ट बाद जाना पड़ता है, तो वो केला, तो केला कफकारक इलायची। फिर उसके बाद बोल रहा हूँ शुष्क फल, मतलब जो सूखे फल होते हैं जिनमें पानी की मात्रा कम होती है। अगर सूखे फल आप ऐसे ले रहे हैं जिनमें पानी की मात्रा कम होती है, तो वो रुक्षता कारक होते हैं और वात कारक होते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए बेर में शुष्क, मतलब वो शुष्क फल होता है, ठीक है ना। और जैसे जिसमें कम, मतलब पानी की मात्रा कम होती है, ऐसे जितने भी फल उसको शुष्क फल बोलते हैं। वो सब आप देख लेना कितने कौन कौन से आएंगे जिसके अंदर पानी की मात्रा कम रहेगी। जैसे नारियल, कच्चा नारियल वो फल में ही आता है, शुष्क कहलाएगा, वो पानी की मात्रा ऐसे कम रहेगी उसमें। तो ऐसे जो फल है रुक्षता कारक और वात कारक होते हैं, तो इसको जब भी लें, या कहना चाहिए ड्राई फ्रूट्स ले लो आप, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, और या सबसे जो अभी चल रहा है, संघ में भी सबको चलाया जाता है, वो बता दूं, याद आ गया फिर भूल जाऊंगा। माताओं बहनों सुन लो, क्या पता कहां से गलत प्रचलन चल गया आएगा। जो बीज आप चलाते हैं, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, शायद और एक और चलते हैं, पपीते के बीज चलते हैं, चिरमिरी के बीज, हाँ, और तरबूज के बीज। ध्यान रखना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इनको गर्म करके, किसने का प्रासुक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको गर्म करके बिल्कुल नहीं देना। जो लोग गर्म करके दे रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उल्टा गर्म करेंगे। इनको भिगो के दें आप। तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, कद्दू के बीज, वो अलग अलग 3-4 प्रकार के दे रहे हैं आजकल, बीज खूब चले हैं, वो हैं बहुत, मैं मान रहा हूं बहुत अच्छे बीज हैं, वो शरीर के लिए लाभकारी है वो, लेकिन तरीका गलत है आपका। वो जो आप सेक कर दे रहे हैं वो तरीका गलत है, उसको आप भिगो के दें, बिना भिगोए बिल्कुल ना लें। 4 घंटे 6 घंटे आप भिगो दें। एक महाराज जी ने वही ले ली थी, स्थिति खराब हो गई थी इंदौर में, उन्हें अचाशी की मानसिकता खराब कर दी थी, नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर मैंने उनको बाहर बुला के समझा, भैया गुरुदेव के सामने कोई शब्द बोलो तो ऐसा बोला करो, आपने लिया, मैंने वही लिया, बड़ी मुश्किल से तो हमने तैयार किया उनको, और बीज चला रहे थे, डॉक्टर ने बोला, और अब आपको तरीका तो मालूम नहीं और आपने ज़्यादा ले लिया, नुकसान कर दिया। अचाशी नहीं, बहुत नुकसान होता है उससे, हमने लिया, परेशानी हो गई, तरीका मालूम नहीं है, कितनी मात्रा में लेना है मालूम नहीं है, अब अचाशी की मानसिकता बन गई, अगले दिन आहार में नहीं लिए। अब वहाँ तो एक बार फिट हो जाती तो फिर तो मुश्किल खेल है। बड़ी मुश्किल से फिर वापस से गाड़ी लाइन पे आई, जब हम वहाँ गए तो चाची को बताया, उन्होंने स्वयं ने बताया अधिक मात्रा में ले लिए और हमने सूखे ले लिए। नहीं लेना, सूखे नहीं, भिगो कर लें आप, पानी में डुबो कर लें आप, 6 घंटे भिगो कर लेंगे तो वो गुणकारी हो जाएंगे, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानकारी हो जाएंगे। तो जितने भी शुष्क फल हैं उनको भी भिगो कर लें आप। अम्मा कहती थी हमारी, आम आते थे तो आम को बोले 6 घंटे पानी में डाल दो। जो चूसने वाले आम थे, हमें बहुत शौक था, बहुत आम चूसते थे हम, 2-2, 3-3 किलो आम चूस जाते थे एक बार में, 15-20 आम एक ही बार में चूस जाते थे। छोटे छोटे तो आते थे, कोई बहुत बड़े, ऐसे देख रहे हो बहुत बड़े बड़े थोड़ी आते थे, इतने से आते थे, उसमें क्या लग रहा है 15-20 आम में, हाँ कितना जूस निकल रहा है। तो बस इकट्ठे जब आते थे तो एक साथ एक बहुत बड़े भगोने में, पीतल का भगोना, हमें आज भी याद है वो दृश्य, उस पीतल के भगोने में पानी डाल दिया जाता था और उसमें डाल दिए जाते थे। 4 पहले नहीं दिए जाते थे, माँ नहीं देती थी, बोले नहीं पहले 4 घंटे भीगने दो, उसकी पूरी गर्मी निकलेगी, फिर उसको दबा दबा के और फिर उसको चूसते थे हम लोग। तो भिगोने का सिद्धांत है, वो पूरी गर्मी को, उसके सबको। और एक बात ये कि आजकल वो भी चल रहा है खूब ज़्यादा, कहना चाहिए केमिकल, तो कम लोग केमिकल भी उससे बाहर हो जाता है। तो आप भिगो कर लें, भिगो कर लेंगे तो वो फायदेकारी रहेगा, नहीं तो वो नुकसान
दायक आपके जीवन में हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी फल हैं वो आपको भिगो कर लेना है। अब आम अति सार कारक है, तो आम के लिए मैंने आपको बताया था दूध तो मीठे के साथ लेना ही है, साथ में 2 चीज़ें और, अधिक मात्रा में आम का सेवन किया आपने और बच्चे कर ही लेते हैं, उनको आप इलायची का सेवन अवश्य कराएं आम के साथ। इसलिए आम के जूस में इलायची डलती है, देखा है मैंने, डलती है। तो इलायची डालें, बहुत अच्छी बात है। माताएं अगर बनाती है तो बिना इलायची के आम का रस नहीं बनाए, इलायची थोड़ी बहुत डाले ही डालें, ठीक। तो या अलग से भी अगर आम खाया है बच्चों ने तो उनको इलायची ज़रूर दें। इलायची से वो जो आम है उसकी गर्मी, वो जो गर्मी और अतिसार कारक होता है आम, आयुर्वेद कहता है अतिसार कारक होता है, तो उसका अतिसारपना एकदम समाप्त हो जाता है। बिना इलायची के आम का सेवन ना करें। फिर उसकी बात क्या है, मूंगफली, टाइम तो हो रहा है। मूंगफली क्या है, मूंगफली वाथर और पित्त कारक है, तो उसको भी मैं कह रहा हूं इतनी अच्छी टॉनिक, सस्ती सुंदर टॉनिक है मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए। उसको भी भिगो कर करें, 12 घंटे कम से कम मूंगफली को भिगोएं आप, और भिगोकर ही मूंगफली का सेवन करें आप, वो लाभकारी है। नहीं तो बहुत ध्यान रखना, अनेक प्रकार की समस्या को, कब्ज का प्रमुख कारण, दर्द का प्रमुख कारण, नसों के फूलने का प्रमुख कारण वो मूंगफली, दानेदार चीज। आप इसलिए मूंगफली का लेना हो, और उससे बढ़कर कोई औषधि नहीं, काजू से बढ़कर मूंगफली में टॉनिक है, इतने विटामिन से, लेना भी जरूरी, तरीका लेकिन गलत, तरीका उसका हमारा गलत है ना। आप कैसे लें उसको, भिगो कर लें। तो आप मूंगफली की खिचड़ी आदि में जो लेते हैं, तल के बिल्कुल नहीं खाना, स्वाद तो आएगा, हाँ स्वाद तो आएगा तो, लेकिन नहीं। और गुड़ की पट्टी जिसमें आप ले रहे हैं कम मात्रा में लें। अब हमने एक दिन ले लिए दाने, हम परेशान हो गए, इतनी सारी दाने की चीज, उनको पता था कि अब दाने रह गए, अब दाने आएंगे, अब इतनी सारी वस्तु लग गई, 10-15 दिन पूरा पेट चोक हो गया, हमारा स्थिति खराब हो गई हमारी। अब वहां तो अब आपको पता ही है, अपन सरल से सीधे चढ़े, आंख से डरना ही बंद। और शुरुआत में तो बात वाले ठीक थे, अंत में वो भी आपके जैसे हो गए शेर, दे धनादन दे धनादन दे धनादन। अब उसके बाद हमारी स्थिति सच में खराब हो गई, 10 दिन हमारा पेट पूरा खराब रहा उस दाने के कारण। बड़ी मुश्किल से प्राणायाम, आसन, ध्यान, अनेक माध्यमों से उसको ठीक किया। अति सेवन करा था ना, अब एक चीज लेना है तो अति सेवन तो होगा। अब आपको तो लगता है, मैंने क्या लिया था, मैं बार बार डरा रहा हूं भैया नुकसान करेगा, मत दो, लेकिन कौन सुन रहा है, कोई सुनने को, कोई इधर से डालता है, कोई उधर से डालता है, कोई उधर से डालता है, कहानी खत्म हो गई, स्थिति खराब हो गई। तो अब वो जो अब भीगी भी कितनी थी मूंगफली, कितनी भीगी रहेगी, अब कोई भीगी थी क्या, उनने सूखी चली, अपनी स्थिति खराब हो गई। बोलते रहा भिगो कर आप लें तो बहुत अच्छी रहेगी। पूरी रात भीगना चाहिए, 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी आप उबालो और उसमें डालो आप, तब पूरी शाम को डालो, सुबह तक भीगी रहे, वो वाली मूंगफली आपको सेवन करना चाहिए, निश्चित मान के चलना। और अब 9:31 हो गए और अभी 4-5 चीज और रह गई है। मेरी भावना ये, कल मैंने पूरा प्रयास करूंगा, ये 5 और रह गई है, इनको कराकर कल जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं कल रात को बैठकर, हार्ट पर आप मतलब हृदय रोग पर, तो हृदय रोग पर आप लोग जितने यहाँ पर हैं जिनके ब्लॉकेज हैं, जो हृदय के जिनके ऑपरेशन हो गए, हार्ट से परेशान है, कल इन 4-5 पॉइंटों को रखने के बाद उन नोट्सों को ही मैं आपके बीच में तरीके आपको पूरे बताऊंगा। 9:31 हो गई है, बात इतनी ही रखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कल पूरे उस तैयारी से आना, और पहले ही अगर आपके यहाँ ग्रुप में डल जाए कि महाराज जी हृदय रोग से जो पीड़ित लोग हैं उस पर बोलेंगे, तो वो लोग सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनके लिए रहेगा। अभी 4-5 चीजें हैं, इसको अपन कल पूरा कर लेंगे, समय अपना हो गया है, इतने रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता मरण चिंतित वजदान तौबत दबाना मस्त। अच्छा, इसी का संस्मरण आज अब ठीक कल करेंगे, अब क्या करें, रही जाता है।